मैंने 2 साल तक इज़राइल का बचाव किया और मैं गलत था। ये एक बड़ी गलती थी। मैंने इतिहास, तथ्यों और मूल्यों के बारे में बात की। मैंने इज़राइल की स्थिति को तर्कसंगत रूप से समझाया, लेकिन मैं गलत था। ये इज़राइल के बारे में नहीं है और ये फ़िलिस्तीनियों के बारे में भी नहीं है। मैं अभी कुछ अच्छे उदाहरण दूँगा, लेकिन पहले मुझे बताने दीजिए कि ये असल में किस बारे में है। यह खुद प्रदर्शनकारियों के बारे में है। वे इस संघर्ष को समझना नहीं चाहते। वे अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। यह अपराध बोध, अपनी छवि और किसी चीज़ से जुड़ाव की उनकी इच्छा के बारे में है। और वहीं ध्यान केंद्रित होना चाहिए हेट मूवमेंट, वह एंटी जैनिस्ट आंदोलन जिसका वे हिस्सा हैं। जब मैंने इज़राइल का बचाव किया तो मैं खुद को ठीक उसी जगह पर ले आया जहां वे मुझे देखना चाहते थे। उन्होंने एक झूठ फैलाया और मैंने समझाने, बचाव करने और न्यायोचित ठहराने का जवाब दिया। लेकिन वे यहाँ तथ्यों या इतिहास पर चर्चा करने के लिए नहीं हैं। ये सब उनके बारे में है। वे मानते हैं कि वे किसी मुक्ति आंदोलन, एक नए न्याय आंदोलन का हिस्सा हैं, कि वे नायक हैं। हमें उन्हें बेनकाब करना होगा। यह उजागर करना होगा कि वे वास्तव में एक सदी पुराने उस नफरत के आंदोलन का हिस्सा हैं जिसने हमेशा यहूदियों को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया है। आप उनकी हर हरकत में नफरत देख सकते हैं। यहाँ तक कि अब भी वे युद्ध विराम की मांग करते हैं, और जब युद्ध विराम होता है तब भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहते हैं और दुनिया भर में यहूदियों पर हमले और उनकी हत्या होती है। आइए हम उन्हें बेनकाब करें। आप उनके विश्व दृष्टिकोण को एक त्रिकोण के रूप में देख सकते हैं: शोषक इजराइल, शोषित फिलिस्तीनी और उद्धारकर्ता वे स्वयं। क्या यह सरल और आत्ममुग्ध नहीं लगता? आप सही हैं। उदाहरण के लिए ग्रेटा को ही ले लीजिए। वह एक जलवायु कार्यकर्ता है। इस संघर्ष से उसका क्या लेना देना है? यह उसकी इच्छा है कि वह एक नायक, एक उद्धारकर्ता के रूप में दिखे और सुर्खियों में बनी रहे। ध्यान दें कि मीडिया में किसी ने भी उससे इस बारे में सवाल नहीं किया। किसी ने भी उसकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया। यही उसका किरदार है, नायक बनना। जब विषय जलवायु होता है तो वह जलवायु नायिका बन जाती है। जब बात गाजा की होती है तो वह गाजा की नायिका बन जाती है। देखिए मीडिया इसे कितनी सहजता से स्वीकार कर लेता है। एक और उदाहरण है अभिनेत्री हन्ना आइबेंडर, जो मंच पर जाकर चिल्लाती हैं, फ्री फिलिस्तीन। वह असल में क्या कह रही है? मुझे देखो, मुझे देखो, देखो मैं कौन हूं, मैं एक नायिका हूं। ये पूरी तरह से सद्गुण दिखाने का दिखावा है। और क्या चीज उसे अपनी और अपने अनुयायियों की नजरों में नायिका बनाती है? यह उसके कर्म नहीं, बल्कि वे अपराध हैं जिनका आरोप वह इज़राइल पर लगाती है, उनकी गंभीरता है। वह अपने पड़ोस में कैंसर से पीड़ित बच्चों के साथ न तो दान कर रही है और न ही स्वयं सेवा कर रही है। नहीं, वह नरसंहार के खिलाफ है, वह जातीय सफाई के खिलाफ है, वह रंगभेद के खिलाफ है। वह एक नायिका है, एक उद्धार करता है। लेकिन जब वे इज़राइल पर सबसे गंभीर अपराधों, नरसंहार, रंगभेद और जातीय सफाई का आरोप लगाते हैं तो वे फिलिस्तीनियों के असली अपराधों को नजरअंदाज करना आसान बना देते हैं। लोकतंत्र की अनुपस्थिति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की कमी। हमास ने एक कानून जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अविवाहित महिलाएं पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती। हमास ने पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों गजावासियों को फांसी दी है और आमतौर पर समलैंगिक लोगों को मारता है। लेकिन यह सब नरसंहार के झूठे आरोप के मुकाबले बहुत छोटी बात है। और यहाँ एक गलती है जो मैंने खुद कई बार की है। मैं पहले कहा करता था कि यह हास्यास्पद है कि समलैंगिक पुरुष, समलैंगिक महिलाएं और हन्ना आइबेंडर जैसी क्वियर लोग फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं क्योंकि फिलिस्तीनी उन्हें मार डालेंगे। मेरी तर्क के अनुसार समझदार लोग उन लोगों का समर्थन नहीं करेंगे जो उन्हें मार डालेंगे। और यह उन समाजों के बारे में बहुत बुरा कहता है जो लोगों को उनकी यौनिकता के कारण कैद या मार देते हैं। लेकिन उनके तर्क के अनुसार यही तथ्य कि वे उन लोगों का समर्थन करते हैं जो उन्हें मार डालेंगे, उन्हें अपने बारे में और भी अच्छा महसूस कराता है। देखो, मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो मुझे मार डालेंगे। मैं वह नायक हूं जो इस उद्देश्य के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है, एक शहीद। बिल्कुल। अगर वे 2 दिन गलाजा में बिताएं तो उनकी राय बदल जाएगी, लेकिन यहाँ हम तथ्यों, इजराइल या मुस्लिम समाजों की बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी भावनात्मक दुनिया की बात कर रहे हैं। यही मायने रखता है कि वे अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं।
यहाँ हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। पहले के वीडियो में मैंने यह उदाहरण दिया था कि यहूदी कोयले की खान में कैनरी की तरह हैं, कि यहूदी एक अहिंसक अल्पसंख्यक हैं जो सफल होते हैं और सामाजिक बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। जब यहूदियों के लिए हालात अच्छे होते हैं तो समाज फलता फूलता है। जब यहूदियों के लिए हालात खराब होते हैं और वे चले जाते हैं तो यह उस समाज के बारे में कुछ बुरा दर्शाता है। मैंने वह छवि नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे पास एक और छवि है जिसे मैंने खुद गढ़ा है। यहूदी गंदे कपड़ों की टोकरी की तरह हैं। आप अपनी बदबूदार अंडरवियर लेते हैं और नहाने से पहले उसे यहूदी टोकरी में फेंक देते हैं। और वह टोकरी इतनी बड़ी है कि उसमें आपके सबसे गंदे, सबसे बदबूदार कपड़े, मोजे, अंडरवियर, बनियान, चादरें सब आ जाएं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि दाग किस चीज का है, पसीना, खून, अपराध बोध, शर्म, गुस्सा, डर, बस उसे यहूदी टोकरी में फेंक दो। आइए इसे हकीकत से जोड़ते हैं। पिछले 2 सालों में गाजा युद्ध के दौरान दुनिया भर में भयानक घटनाएं घटी हैं। सीरिया और यमन में बच्चे सचमुच भूख से मर रहे हैं। अफ्रीका में जिहादी उग्रवादी हजारों हजार ईसाइयों का कत्लेआम कर रहे हैं। सूडान में सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। मैंने जो भी उदाहरण दिए हैं वे गाजा में होने वाली घटनाओं से कई गुना बड़े हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। हालांकि एक संघर्ष ने अनगिनत सुर्खियां बटोरी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध। वहां भी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन वे शांतिपूर्ण थे। मैंने कभी नहीं सुना कि अमेरिकी छात्रों ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए किसी रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला किया हो, या कनाडा में रूस समर्थकों ने यूक्रेनी छात्रों को कैंपस में घुसने से रोका हो। आप वह गुस्सा नहीं देखते जो हम इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों में देख रहे हैं। कोई भी रूसी या यूक्रेनी राज्य को समाप्त करने की मांग नहीं कर रहा, क्योंकि फिर से इजराइल के मामले में यह इजराइल के बारे में नहीं है और न ही फिलिस्तीनियों के बारे में है। यह प्रदर्शनकारियों की भावनाओं, उनके गुस्से, उनके अपराध बोध, उनके आंतरिक संघर्षों के बारे में है। अगर कोई युवा अमेरिकी गोरे और विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण अपराध बोध महसूस करता है और मानता है कि वह चुराई गई मूल निवासियों की जमीन पर रहता है, तो ठीक है। अगर वह सच में ऐसा मानता है तो वह अपने माता पिता का घर मूल निवासियों को लौटा सकता है और उस देश लौट सकता है जहां से उसके पूर्वज आए थे। एक यहूदी, एक इजरायली के रूप में मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। यही बात गुस्साए युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर भी लागू होती है। अगर उसे अपने देश के इतिहास से समस्या है तो वह जमीन आदिवासी लोगों को लौटाने के लिए स्वागत है और वहां लौट सकता है जहां से उसके पूर्वज आए थे, शायद लंदन की जेल में। बहुत बढ़िया, लेकिन अपनी समस्याएं, अपना अपराध बोध और अपनी गंदी बातें हम यहूदियों पर मत डालो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल अपनी ही समस्याओं को उजागर करते हैं और दिखाते हैं कि आप नफरत के एक आंदोलन का हिस्सा हैं। एंटी जायोनिज्म एक नफरत का आंदोलन है। एंटी जायोनिज्म नस्लवाद है। इजराइल का बचाव करना एक गलती थी, ठीक उसी तरह जैसे अगर कोई किसी यहूदी पर पासओवर पर बच्चे का खून पीने का आरोप लगाए तो आप यह समझाना शुरू नहीं करेंगे कि खून पीना मना है और शराब तो किण्वित अंगूरों से बनती है। आप उसे सीधे तौर पर यहूदी विरोधी कहेंगे। हमें लगातार बातचीत को हमलावर की भावनात्मक दुनिया और उन झूठे आरोपों की ओर वापस लाना चाहिए जो वे हम पर लगाते हैं। हमें एंटी जायोनिज्म को उसके असली रूप में उजागर करना चाहिए, जो कि एक यहूदी विरोधी घृणा आंदोलन है। मैं एंटी जायोनिस्ट आंदोलन के इतिहास पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत सोवियत संघ में हुई थी और आप इसकी कड़ी पश्चिमी अकादमिक जगत और मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि कतर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में $5 अरब निवेश करता है, और जहां दूसरी तरफ के लोग सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं, वहीं हमारी तरफ के लोग दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप आईडीएफ सैनिकों और रिजर्विस्टों के परिवारों को दान कर सकते हैं। ये दान टैक्स में छूट योग्य हैं, तो अगर आप अमेरिका से हैं तो आप अच्छा भी कर सकते हैं और कम टैक्स भी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमें यह युद्ध जीतना है। अगले वीडियो में मिलते हैं। यल्ला बाय।